ध्वनि एवं तरंगों में आज हम देख रहे हैं डॉपलर इफेक्ट, डॉपलर प्रभाव। इसके पहले की अगर वीडियो नहीं देखे हो तो देख लेना, ताकि बेसिक आपका क्लियर रहेगा। इसके अंदर हम बात करने वाले हैं डॉपलर इफेक्ट के क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स। देखने से पहले एक बार बेसिक क्या कहता है डॉपलर इफेक्ट वो देख रहे हैं, और इसके मेन जो एक बेसिक फार्मूला है वो देखेंगे, और उसके आधार पर आप चाहें उतने कंडीशन पे फॉर्मूले निकाल सकते हैं, है ना। क्योंकि इसके अंदर कई कंडीशन बनेगी। आप जब प्रश्न देखोगे तब आपको दिखेगा कि कभी तो स्रोत आ रहा है, कभी जा रहा है, कभी, है ना, कभी श्रोता आ रहा है, जा रहा है, कभी दोनों दोनों गतिमान है, कभी सेम डायरेक्शन में है, कभी विपरीत दिशा में है। तो ऐसे कई आपको सिचुएशन देखने को मिलेगी। उसके अंदर आपको कहाँ पे कैसे अप्लाई करना है वो हम क्वेश्चन करेंगे, तब आप इजीली समझ जाओगे। अभी यहाँ पे आप केवल बेसिक जो क्या कहता है डॉपलर इफेक्ट वो हम देख रहे हैं कि जब ध्वनि स्रोत एवं श्रोता, स्रोत जैसे कोई भी ये पुलिस वैन है जहाँ जिसका इसका सायरन बज रहा है, तो जब भी कभी कोई ध्वनि स्रोत व श्रोता के बीच में आपेक्षिक गति होती है, तो श्रोता के द्वारा जो सुनी गई ध्वनि की जो आवृत्ति होती है वो आवृत्ति वास्तविक आवृत्ति से अलग होती है। श्रोता के द्वारा सुनी गई आवृत्ति को हम आभासी आवृत्ति कहते हैं। जैसे हम जनरली जो आवृत्ति होती है उसको एन या न्यू से दर्शाते हैं, तो यहाँ पे आभासी आवृत्ति को हम एन डैश या न्यू डैश से दर्शाएंगे। श्रोता के द्वारा सुनी गई आवृत्ति को आभासी आवृत्ति कहते हैं। इसका मान वास्तविक आवृत्ति से कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। इन आवृत्तियों का इन आवृत्तियों का अंतर स्रोत एवं श्रोता के बीच आपेक्षिक गति पर निर्भर करेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ये कार इसकी तरफ बढ़ रही है ना, ये भी यहाँ खड़ा है, ये भी यहाँ खड़ा है, लेकिन ये कार सायरन बजाते हुए इनकी इसकी तरफ आगे बढ़ रही है। तो यहाँ पे इस व्यक्ति को तो जो आवृत्ति होगी वो एकदम बढ़ती हुई सुनाई देगी, है ना, क्योंकि ये इसके पास जा रहा है। और जितना ये इससे दूर जाएगा तरंग दैर्ध्य उतनी ज़्यादा बढ़ेगी, और इसको इतनी ही आवृत्ति, कम आवृत्ति की साउंड सुनाई देगी, है ना। इसी के अंदर आगे आप देखोगे, अभी इजीली आपको समझ में आ जाएगी बात। डॉपलर प्रभाव क्या कह रहा है, समझ में आ गया कि जब स्रोत और श्रोता के मध्य अपेक्षिक गति हो, तो श्रोता जरा जो आवाज़ सुनी जाएगी, उस ध्वनि की जो आवृत्ति होगी वो वास्तविक आवृत्ति से अलग होगी, है ना। कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। इस प्रभाव को हम डॉपलर प्रभाव कहते हैं। अब इसके अंदर कई कंडीशन बनेंगी और हर कंडीशन का अलग फॉर्मूला रहेगा, हाँ। लेकिन आपको किसी भी कंडीशन का कोई भी फॉर्मूला रटने की या अलग से याद रखने की ज़रूरत नहीं है। केवल आपको एक बेसिक फार्मूला ध्यान रखना है, उस फॉर्मूले के आधार पर आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे, है ना। तो वो हम क्वेश्चन करेंगे तब आप इजीली समझ जाओगे। यहाँ पे एक बार आप देख लो, जब केवल ध्वनि स्रोत गतिशील है तब ऐसे करके फिर पूरी कंडीशन दी है आपको, और फिर पूरा फॉर्मूला निकाला है। यहाँ पे मैं ये फॉर्मूला आप कैसे आता है वो देखना हो तो आप देख सकते हैं, चाहे तो नोट कर लो, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो। मैं केवल एक क्वेश्चन कराते टाइम केवल एक फार्मूला बताऊंगा, उसी फार्मूले से सारे आप इजीली कर लोगे, है ना। आपको ये कोई भी अलग से कंडीशन के लिए, हर एक के लिए अलग फार्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी हम क्वेश्चन देख रहे हैं, 1 मिनट तब तक ये देख लो क्या होता है। जैसे मान लो कि दोनों स्थिर हैं, है ना, स्रोत भी और श्रोता भी। तो जब ध्वनि तरंगे गोलीय तरंगाकारों के रूप में वृत्तों से प्रदर्शित की जाती है, यानी कि जैसे यहाँ से साउंड प्रोड्यूस हो रही है तो वो ऐसे गोल गोल चारों तरफ गोल 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 समान रूप से वितरित होती है ना। लेकिन फिर क्या होगा, अभी तो यहाँ पे दोनों स्थिर हैं, इसलिए यहाँ पे हम कैसे दर्शा रहे हैं, एकदम सिमेट्रिक गोल गोल है चारों तरफ, है ना। तो यहाँ पे दो क्रमागत वृत्तों के बीच जो दूरी थी उसको हम क्या कह रहे हैं, लैम्बडा, जिसको हम तरंग दैर्ध्य बोलते हैं, है ना। श्रोता से गुजरने वाली तरंग बराबर स्रोत के द्वारा उत्पन्न तरंगे, क्योंकि यहाँ पे दोनों स्थिर हैं तो यहाँ पे दोनों तरंगे बराबर हैं, दोनों की आवृत्तियाँ भी बराबर हैं। लेकिन अगर हम देखना चाहें कि कोई स्रोत है वो गतिशील है ना, तो जैसे कोई ये स्रोत है, यहाँ पे कोई भी स्रोत है, कोई भी सायरन बजा रहा है, कोई भी घंटी बजा रहा है, कोई भी बजा रहा है, तो वो अगर इसकी तरफ गतिशील है सपोज, है ना, तो जो इस वाला व्यक्ति है जिसकी तरफ जो स्रोत है वो आ रहा है साउंड का, तो यहाँ पे उसको कैसी आवृत्ति सुनाई देगी, देखो ये इसकी तरफ बढ़ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे गैप कम है, यानी कि तरंग दैर्ध्य की वैल्यू कम है, तो आवृत्ति की वैल्यू यहाँ पे ज़्यादा होगी। यानी कि स्रोत जिसकी तरफ आगे बढ़ेगा वहाँ पे तो जो आपको आभासी आवृत्ति लेनी है वो कैसी लेनी है, बढ़ती हुई, है ना। और अगर कहीं आपको क्वेश्चन में कहेगा कि उससे दूर जा रहा है, जैसे ये व्यक्ति है, इससे आपका जो स्रोत है वो दूर जा रहा है ना, तो इसको जो है वो तरंग दैर्ध्य तो इसकी ज़्यादा होगी और आवृत्ति इसकी कम होगी। यानी कि आपको क्वेश्चन में कभी भी कहा जाए कि जो स्रोत है वो सुनने वाले से दूर जा रहा है, तो आपको आभासी आवृत्ति कम करनी होगी,
और जो स्रोत है वो सुनने वाले के पास में जा रहा है तो आपको आभासी आवृत्ति बढ़ानी होगी, बढ़ती हुई सुनाई देगी, है ना। बस ये एक बेसिक सी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके ऊपर आप हर एक कंडीशन के लिए अपना अलग से फॉर्मूला बना लोगे। ओके, कैसे करेंगे वो बताऊंगा, अभी आप इजीली समझ जाओगे। एक बार ये बेसिक समझ लो। इसके अंदर हर एक अलग कंडीशन के लिए अलग अलग फार्मूला दे रखा है, लेकिन मैं नहीं कहूँगा कि आप हर एक के लिए अलग से याद करो, है ना। चाहो तो आप नोट करना चाहो तो कर लेना, लेकिन हर एक से अलग कंडीशन के लिए आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे वही फार्मूला, हाँ बस ये आ गया आपका मेन फार्मूला, ये है ना। जब ध्वनि व स्रोत दोनों गतिशील हों या ना हो, आपको ये फार्मूला याद रखना है। इस फार्मूले को आप नोट रखें और इस फार्मूले को आप याद रखें। इस फार्मूले के थ्रू हर एक कंडीशन का फार्मूला बन जाएगा, है ना। किसी का भी अलग से आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ये फार्मूला लेकिन आपको याद रखना है। आभासी आवृत्ति, इसको न्यू डैश कहते हैं, हम चाहो तो एन भी लिख सकते हो, है ना। तो आपको इससे याद रहता है तो आप इससे याद रखें, नहीं तो आप एन से याद रखें कि एन डैश बराबर एन, ये न्यू बोलो चाहे एन बोलो, वी प्लस माइनस वी ज़ीरो। यहाँ पे वी ज़ीरो क्या है तो यहाँ पे लिख रखा है श्रोता का वेग है ना। और वी एस क्या है तो स्रोत का वेग है। ओके, अपॉन वी प्लस माइनस वी एस। ओके, ऊपर आपको इतना ध्यान रखना है, फॉर्मूला तो इतना, ये फॉर्मूला तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। इसके अंदर आपको वी ज़ीरो जो है यानी कि जो श्रोता का वेग है वो ऊपर रखना है, और वी एस यानी कि जो स्रोत का वेग है वो आपको नीचे रखना है ना। तो ओ ऊपर आएगा, एस नीचे आएगा, इतना आपको याद रह जाएगा। बस ये बेसिक फार्मूला याद रखेंगे, बाकी सारी कंडीशन हम कर लेंगे। अभी क्वेश्चन करेंगे, आप इजीली समझ जाओगे कि गति का प्रभाव क्या होता है। तो यदि हवा शांत है तो ध्वनि का वेग v से व्यक्त किया जाता है। कभी भी क्वेश्चन करोगे उसके अंदर ध्वनि का वेग आपको दिए रखा है हवा में, तो नॉर्मली आपको ध्यान रखना है, नहीं दिया हो तो कितना लेते हैं हम, 330 मीटर प्रति सेकंड। ओके, तो आपको अगर क्वेश्चन में दे रखा है तो अच्छी बात है, नहीं दिया हो तो ध्यान रखना है ना। यदि हवा बह रही है तथा वेग, हवा का वेग भी अगर आपको दे रखा हो अलग से, तो इसके अंदर माध्यम की गति के कारण जो हम ध्वनि का परिणामी वेग निकालेंगे वो क्या करेंगे, v प्लस माइनस w से व्यक्त किया जाता है। अब ये कब क्या करेंगे वो आप क्वेश्चन करोगे तो समझ जाओगे। अतः माध्यम की गति के कारण भी ध्वनि की आवृत्ति में परिवर्तन हो जाता है। यानी कि हवा ज़्यादा स्पीड से चल रही है तो किस डायरेक्शन में कैसे चल रही है उसका भी प्रभाव पड़ेगा, कम पड़ेगा पर पड़ेगा। पनडुब्बी का वेग व स्थिति ज्ञात करने के लिए डॉपलर प्रभाव का उपयोग किया जाता है। यानी पूछ सकते हैं डॉपलर प्रभाव के कहाँ कहाँ आप दैनिक जीवन में यूज़ देखते हैं, तो सबसे बड़ा यूज़ कहाँ देखते हैं हम, पनडुब्बी में। ध्वनि तरंग के समान प्रकाश तरंगों में भी डॉपलर प्रभाव पाया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसके उपयोग निम्न है। विमान का वेग और स्थिति ज्ञात करने में, जो कि राडार्स वगैरह वो होते ना, मिसाइलों के ऊपर आपने ये जो देखे होंगे 26 जनवरी पर बहुत कुछ देखते हैं, है ना। तो राडार स्टेशन जो ऊपर राडार एंटीना जैसे आप देखते हैं उसमें यूज़ में लिया जाता है। ग्रहों की स्थिति और वेग ज्ञात करने में, सूर्य की घूर्णन दर ज्ञात करने में, गैसों के अणुओं की गति ज्ञात करने में, ये कुछ उपयोग हैं, आप ध्यान रखें, पूछ सकते हैं, थ्योरी में वैसे काम आ सकता है। अब अपन इसके क्वेश्चन शुरू करते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, सारे क्वेश्चन आप कर लोगे इजीली। हाँ, शुरू करते हैं। आप ज़रूर एक बार प्रयास ज़रूर खुद से करेंगे, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। कहीं कोई कन्फ्यूज़न होता है तो आप सॉल्यूशन देखना, आपको सारा कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। शुरू करें। देखो, 30 मीटर प्रति सेकंड के वेग से एक श्रोता की ओर जाते हुए किसी इंजन की सीटी की ध्वनि जिसकी आवृत्ति 600 साइकिल पर सेकंड है, आभासी आवृत्ति क्या होगी। देखो साहब, अगर आप कर सकते हैं तो ज़रूर प्रयास करें, पॉज करके करने की कोशिश करना। देखो, पहली बात 600 साइकिल पर सेकंड दे रखा है तो कोई ऐसा आपको घबराने की बात नहीं है। आवृत्ति चाहे हर्ट्ज में दे रखी हो चाहे कैसे भी पर सेकंड में दी होनी चाहिए, बस, है ना। देखो यहाँ पे भी आपको सीपीएस होने साइकिल पर सेकंड में ही दे रखा है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, आवृत्ति आपको यही लेनी है। अब देखो साहब, आपका फॉर्मूला क्या कहता है, मेन आपको ध्यान रखना है कि फॉर्मूला कैसे लगाना है ना। आपका जो मेन फॉर्मूला कहता है एन डैश बराबर क्या था, एन वी प्लस माइनस वी ज़ीरो ज़ीरो, अरे भाई बन जा, हाँ, अपॉन वी प्लस माइनस वी एस। क्लियर, ये आपकी आभासी आवृत्ति का फॉर्मूला है ना। तो अब आपको इसके अंदर ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है यहाँ पे वो देखेंगे। देखो कैसे लगेगा फॉर्मूला, एन डैश बराबर आभासी आवृत्ति आपको निकालनी है, बराबर मूल आवृत्ति तो जो है वो है, उसको हम क्या कहते हैं एन, है ना, मूल आवृत्ति को एन,
बराबर वी क्या है यहाँ पे, आपका ध्वनि का वेग है ना, जो कि आपको दे रखा है 330 मीटर प्रति सेकंड। अब देखो ऊपर प्लस आएगा या माइनस, ये आपको थोड़ा सा देखना है ना, नीचे भी प्लस आएगा या माइनस और ऊपर भी प्लस आएगा या माइनस, ये मेन बात है। ओके, अब देखो ऊपर क्या है, कंडीशन क्या है वो देखो, एक श्रोता की ओर आते हुए किसी इंजन की सीटी, यानी कि श्रोता तो भाई साहब वहीं खड़ा है ना, ये श्रोता है, ये यहाँ पे खड़ा है, इसकी ओर कोई इंजन सीटी बजाते हुए आ रहा है ना, कहने का मतलब जो स्रोत है वो गति कर रहा है श्रोता की ओर, है ना, यही लिखा है, श्रोता की ओर आता हुआ इंजन, इसका मतलब जो स्रोत है वो श्रोता की ओर आ रहा है। और हमने अभी बात की थी कि कोई भी स्रोत है वो उसकी ओर आएगा, यानी आपकी ओर कोई इंजन आ रहा है सीटी बजाते हुए, तो जो आपको सुनाई देगी वो आभासी आवृत्ति वास्तविक से ज़्यादा होगी, है ना, क्योंकि वो आपकी ओर आ रहा है, आपसे दूर नहीं जा रहा है, आपके पास में आ रहा है ना। तो जो आपके पास में आ रहा है उसकी आभासी आवृत्ति आपको ज़्यादा सुनाई देगी। कहने का मतलब यहाँ पे जो आभासी आवृत्ति एन डैश की वैल्यू है वो आपको एन से ज़्यादा आएगी, है ना। इसका मतलब आपको यहाँ पे एन डैश की वैल्यू बढ़ानी है ना, आभासी आवृत्ति की वैल्यू बढ़ानी है। और किसी भी चीज़ में अगर आपको आवृत्ति बढ़ानी होती है तो फॉर्मूले में बराबर में जो बटे में ऊपर में होता है उसकी अपन क्या करते हैं प्लस, तो v प्लस V0 अपॉन नीचे क्या करेंगे वैल्यू माइनस v माइनस Vs। तो ये आपका फॉर्मूला आएगा। कैसे आया नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, मैं अभी समझा देता हूँ। देखो क्या होता है, आपका फॉर्मूला है एन डैश बराबर, एक बार एक चीज़ समझ गए आप तो फिर बाकी सारे क्वेश्चन तो धड़ाधड़ करोगे, है ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये ठीक साहब। अब इसके अंदर आपको जो एन डैश की वैल्यू यानी कि आभासी आवृत्ति की जो वैल्यू आएगी वो मूल आवृत्ति से ज़्यादा आएगी, है ना। यानी कि आपको हमेशा इसमें क्या करना है, अगर यहाँ पे इस कंडीशन में स्रोत जो प्रशुद्धता के पास में आ रहा है इसमें आपको आभासी आवृत्ति बढ़ती हुई लेनी है, तो हमेशा आप ध्यान रखना बढ़ती हुई आवृत्ति लेने के लिए ऊपर आपको हमेशा क्या करना पड़ेगा, अगर आपको इसकी वैल्यू ज़्यादा चाहिए, है ना, तो ऊपर आप प्लस करोगे कि माइनस, प्लस करोगे, है ना, क्योंकि ऊपर वाली संख्या जितनी ज़्यादा बड़ी होगी, ये जितना ज़्यादा बड़ा होगा यानी कि ये इसके समानुपाती है, तो ये जितना ज़्यादा वैल्यू बड़ी आएगी उसकी वैल्यू उतनी ज़्यादा आएगी। और ये नीचे वाला व्युत्क्रमानुपाती है, तो नीचे वाले को आप माइनस करोगे तभी इनकी वैल्यू कम आएगी, और जितनी इसकी वैल्यू कम आएगी उतनी ही इसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी, है ना, क्योंकि हमको आभासी आवृत्ति बढ़ती हुई लेनी है। तो इसलिए हम फॉर्मूला क्या बनाएंगे, एन डैश बराबर एन वी प्लस V0 अपॉन V माइनस Vs। क्लियर। गणित के में भी आप हमेशा पढ़ते हुए आए हैं, उसके अंदर हम समझते हैं, जैसे आपने 2 + 2 बटा यहाँ पे दो कंडीशन अगर हम लेते हैं 4 + 2 बटा 4 - 2, और इधर हम ले लेते हैं 4 - 2 बटा 4 + 2, है ना। मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि प्लस ऊपर ही क्यों लिखा है, वैल्यू बढ़ाने के लिए, है ना। तो वैल्यू अगर बढ़ानी की है यानी बड़ी वैल्यू लेनी है तो आपको ऊपर प्लस रहना होता है और नीचे माइनस। ऐसा क्यों, देखो यहाँ पे इसको सॉल्व करो, 4 + 2 कितना आ जाएगा 6/4 - 2 कितना आ जाएगा 2, 6 से 2 गया कितना आ गया 3। और इस कंडीशन में देखो इधर क्या होगा, 4 - 2 2/6 यानी कि आ जाएगा 1/3। तो 3 बड़ा है या 1/3 बड़ा है, कौन बड़ा है साहब, सीधी सी बात है 3 बड़ा है ना। इसका मतलब हमने यहाँ पे क्या किया था, ऊपर प्लस और नीचे माइनस। अब समझ में आ गई होगी बात, है ना। बस ऐसे ही आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है सभी जगह। अभी अब कई क्वेश्चन अपन देखेंगे, पर अभी इतना डीप में नहीं समझा पाऊंगा हर बार, नहीं तो बहुत लंबी चला जाएगा वीडियो। वैसे समझाता रहूँगा, आपको समझ में आ जाएगा। देखो अब यहाँ पे आपको वापस मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला कैसे आया। देखो एन डैश बराबर जो आभासी आवृत्ति है वो कितनी आएगी, फॉर्मूला क्या कह रहा है, एन वी प्लस V0 अपॉन एन, एन तो ऊपर लिख दिया हमने, V माइनस Vs। ओके, अब इसके अंदर V0 और Vs क्या है, तो V0 तो आपके श्रोता का वेग है, और Vs जो स्रोत है जो भी सीटी बजाते हुए, जो जैसे यहाँ पे इंजन सीटी बजाते हुए आ रहा है तो उसका वेग है। ओके, तो एन डैश बराबर क्या होगा साहब, तो आभासी आवृत्ति मूल आवृत्ति कितनी दे रखी है आपको 600, यहाँ पे V कितना दे रखा है 330 प्लस V0 क्या होता है, जो श्रोता है उसका वेग, लेकिन श्रोता तो खड़ा है, इसका मतलब उसका वेग क्या हो गया 0।
बटा v कितना है 330, और जो स्रोत है यानी कि जो इंजन है उसकी गति कितनी दे रखी है आपको 30 मीटर प्रति सेकंड, तो हमने -30 कर दिया। बस हो गया। अब इसको जोड़ बाकी गुणा भाग तो आप कर लेंगे सॉल्व, है ना। तो इसको करेंगे सॉल्व तो कितना आ जाएगा आपका एन डैश आ जाएगा, एन डैश बराबर 600 इंटू 330 बटा 300, तो ये कट जाएगा 2 बार और ये आ जाएगा 660, है ना। तो आपका एन डैश कितना आ गया 660। देखो आंसर क्या आ रहा है 660 साइकिल पर सेकंड बी। ओके, अब फटाफट समझेंगे आगे क्वेश्चंस, देखेंगे साहब आगे कई क्वेश्चंस अभी अपन देखने वाले हैं। अगर कोई भी अगर कन्फ्यूजन रह गया है तो दूर हो जाएगा, चिंता नहीं करें, है ना। हर एक कंडीशन में अपन क्वेश्चन देखने वाले हैं। एक श्रोता एन आवृत्ति वाले ध्वनि स्रोत की तरफ गति करता है, उसके द्वारा सुनी गई आभासी आवृत्ति 2n है। यदि वायु में ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड है तो श्रोता की चाल होगी। ओके, तो ध्वनि का वेग अगर आपको दे रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया है तो आपको 330 लेना है। यहाँ पे देखो साहब अब क्या करना है, कंडीशन क्या दे रखी है वो देखो। इसके अंदर जो श्रोता है वाले ध्वनि एन आवृत्ति वाले ध्वनि स्रोत की तरफ गति करता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है साहब कि जो स्रोत है, जैसे कि यहाँ पे स्रोत में कैसे बनाओ, ये सब भोंगड़ा बना देते हैं अपन, है ना। ये यहाँ से साउंड निकल रही है, इस भोंगले में से साउंड निकल रही है, ठीक साहब। तो इस एक जो श्रोता है आपका वो एन आवृत्ति वाले ध्वनि स्रोत की तरफ गति कर रहा है, यानी कि ये कोई है, ये भाई साहब इसकी तरफ गति कर रहे हैं, और ये तो इसका मतलब स्थिर है, और अब की बार श्रोता जो है वो गति कर रहा है ना। इसका मतलब इसका जो आपको वेग दे रखा है वो कितना दे रखा है, कुछ दे रखा है क्या, तरफ गति करता है उसके द्वारा सुनी गई, अच्छा ये इसी की चाल आपको निकालनी है ना। इसकी चाल आपको ज्ञात करनी है, बाकी आपको दे रखा है। तो देखो क्या करेंगे, फॉर्मूला है एन डैश बराबर एन वी प्लस माइनस वी ज़ीरो अपॉन वी प्लस माइनस वी एस। ओके, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, बाकी कोई फॉर्मूला आपको याद नहीं रखना है, क्योंकि हर एक कंडीशन के अलग अलग फार्मूला डायरेक्ट रटने जाओगे तो गलती होने की संभावना है। लेकिन ऐसे एक फार्मूला याद रख के उससे समझ के आप अगर फार्मूला खुद बनाते हैं तो गलती नहीं होगी साहब। ओके, एन डैश बराबर एन वी, अब आएगा प्लस आएगा या माइनस, तो देखो साहब यहाँ पे आपका जो स्रोत है वो तो स्थिर है, लेकिन श्रोता जो है वो उसकी तरफ गति कर रहा है। तो श्रोता भले उसकी तरफ गति कर रहा है तो आवृत्ति उसको तो बढ़ती हुई सुनाई देगी, है ना, क्योंकि वो स्रोत के पास में ही जा रहा है ना। यानी कि धीरे धीरे उसकी जो आभासी आवृत्ति जो होगी, उसको जो सुनाई देने वाली आवृत्ति है वो ध्वनि की आवृत्ति, वो तो उसको बढ़ती हुई ही सुनाई देने वाली है। तो यहाँ पे भी वही करेंगे, ऊपर प्लस और नीचे माइनस। ओके, तो फॉर्मूला तो आपका वही बनने वाला है, ऊपर प्लस और नीचे माइनस, ठीक साहब। अब इसके अंदर लगाओ फॉर्मूला, एन डैश बराबर एन वी प्लस वी ज़ीरो अपॉन वी माइनस वी एस, ठीक साहब। एन डैश बराबर एन कितना दे रखा है आपको, नहीं दे रखा है, अच्छा 2n है यूँ दे रखा है, तो इसका मतलब कहने का मतलब ये है कि जो पहले की जो आवृत्ति है वो n है और आभासी आवृत्ति जो उसको सुनाई देगी वो 2n है। तो अब एन डैश की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, सीधा 2n, तो मैं रख देता हूँ एन डैश कितना है 2n और जो मूल आवृत्ति है वो n। ओके, क्वेश्चन में आपको दे रखा है। अब यहाँ पे v कितना दे रखा है 332, तो मैं रख देता हूँ सीधा 332 प्लस वी ज़ीरो, तो प्लस वी ज़ीरो ही आपको ज्ञात करना है ना, स्रोत का वेग आपको ज्ञात करना है इस क्वेश्चन में। इसको क्वेश्चन में आपको वी ज़ीरो की वैल्यू निकालनी है, अपॉन में वी कितना है 332 माइनस वी एस, वी एस क्या है, जो स्रोत है आपका वो जो आवाज़ कर रहा है तो वो तो एक जगह पे ही है ना, वो गति कर नहीं रहा, इसका मतलब उसकी स्पीड क्या है 0। बस अब इसको सॉल्व करो और v ज़ीरो की वैल्यू निकालो, जोड़ बाकी गुणा भाग करेंगे, है ना। इतना तो आपको समझाना नहीं पड़ेगा। तो देखो क्या आएगा आपका, ये आ जाएगा 332 को देखो n से n दोनों पक्षों में काट देना, है ना। 332 का आप सीधा इधर गुणा करा दोगे 2 में, तो 2 इंटू 332 बराबर क्या आ जाएगा 332 प्लस वी ज़ीरो, तो वी ज़ीरो बराबर कितना आ जाएगा 332 में से ये चला जाएगा और 332 ही मिलेगा, है ना। तो वी ज़ीरो कितना मिल गया साहब आपको
332 मीटर प्रति सेकंड। देखो ऑप्शन 332 मीटर प्रति सेकंड, सी। ओके, समझ में आया क्या किया? अभी आगे अपन कोई क्वेश्चंस देख रहे हैं, आपको क्लियर ज़रूर हो जाएगा। हर कंडीशन का अपन क्वेश्चन देख रहे हैं, कभी कौन हिल रहा है, कभी कौन किसकी ओर जा रहा है, कभी कौन किससे पास जा रहा है, दूर जा रहा है, सब कुछ है ना। एक व्यक्ति को एक मोटर कार के हॉर्न की आवाज़ की आवृत्ति में 2.5% का अंतर प्रतीत होता है। यदि मोटर कार व्यक्ति की ओर जा रही हो तो ध्वनि का वेग इसने दे रखा है 320, तो कार का वेग निकालिए। अब देखो इसके अंदर क्या कंडीशन है साहब, जो मोटर कार है वो व्यक्ति की ओर जा रही है ना। यानी कि व्यक्ति तो आपका जो है आदमी वो स्थिर खड़ा है, और जो कार है वो हॉर्न बजाते हुए व्यक्ति की ओर जा रही है। तो यहाँ पे भी बात वही है कि दोनों पास में आ रहे हैं, है ना। जो भी सुनने वाला है कार उसके पास में जा रही है, इसका मतलब यहाँ पे भी क्या करेंगे, ऊपर प्लस और नीचे माइनस, है ना। क्योंकि आभासी आवृत्ति जो होगी वो मूल की बढ़ती हुई सुनाई देगी, है ना। अब यहाँ पे आपको आवृत्ति का अंतर दे रखा है, वो भी प्रतिशत में। तो हमेशा गणित के सवाल आप करते हुए आए हैं, वैसे हम यहाँ पे भी करेंगे कि अगर आपको प्रतिशत में कुछ दे रखा हो तो आपको क्या रखना है, यहाँ पे जो मूल आवृत्ति है वो तो आपको 100 माननी पड़ेगी, और जो आभासी आवृत्ति है वो 2.5% का अंतर है। अब अंतर अपन कम करें या ज़्यादा, तो आपने अभी देखा कि जो मोटर कार है वो व्यक्ति की ओर जा रही है, तो व्यक्ति की ओर जा रही है, इसका मतलब जो आभासी आवृत्ति उसको सुनाई देगी वो जो मूल आवृत्ति है उससे बढ़ती हुई सुनाई देगी। तो बढ़ती हुई आवृत्ति सुनाई देने का मतलब कितना हो जाएगा, वो यहाँ पे 2.5% का अंतर है, तो 100 का 2.5 2.5 ही होगा, यानी कि वो हो जाएगा 102.5। क्लियर? तो n की वैल्यू यहाँ पे 100 लेंगे और n डैश की 102.5। बस आपके पास वैल्यू आ गई सभी की। 320 आपको ध्वनि का वेग दे रखा है, तो बस निकाल दो, कर लेंगे, कार का वेग निकल जाएगा। देखो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनता है हमारा, आभासी आवृत्ति n बराबर एन वी प्लस V0 अपॉन V माइनस VS, है ना। क्योंकि आपकी गाड़ी जो है वो स्रोत के पास में जा रही है, सुनने वाले के पास में जा रही है, इसका मतलब दोनों आ तो पास में रहें, यानी जो आभासी आवृत्ति होगी वो मूल आवृत्ति की बढ़ती हुई सुनाई देगी। उस कंडीशन में हम ऊपर प्लस करेंगे, नीचे माइनस, बस। तो n डैश बराबर यहाँ पे कितना दे रखा है, n डैश की वैल्यू अपन ने हमें निकाली 102.5, तो रख ही देता हूँ मैं सीधा 102.5। मूल आवृत्ति कितनी 100 इंटू वी कितना दे रखा है आपको 320 प्लस V0 क्या है, V0 होता क्या है, जो सुनने वाला है उसकी गति। तो सुनने वाला तो खड़ा है, इसका मतलब उसकी गति क्या हो गई 0 बटा V कितना है 320 माइनस VS यानी जो जिसके थ्रू आवाज़ निकल रही है। तो यहाँ पे आपकी जो कार है वो VS, उसकी गति कितनी दे रखी है वही हमको निकालनी है। तो ये VS हमने रहने दिया, क्योंकि हमको ज्ञात करना है, कार का वेग हमको निकालना है, बस। अब इसको आप सॉल्व करेंगे और वैल्यू निकालेंगे साहब, है ना। जोड़ बाकी गुणा भाग तो आप जरूर करेंगे। इसका मैं आपको बता देता हूँ आंसर क्या आ रहा है। इसका आंसर आपको मिलेगा ये ए 8 मीटर पर सेकंड लगभग, है ना। क्योंकि लगभग आंसर जो आएगा आपका वो 7.8 के आसपास आएगा, तो वो लगभग आपका किसके आसपास बैठेगा 8 के आसपास। ओके, तो आपको ऐसा घबराना नहीं है कि 7.8 आ रहा है, ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन में उसका एकदम जो भी इससे मिलता जुलता एकदम पास का जो आ रहा है आंकड़ा वो आपको लेना है ना। तो 7.8 यानी कि 8 मीटर प्रति सेकंड आएगा। ओके साहब, आगे देखें। एक सीधे पथ पर एक कार 17 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 640 हर्ट्ज आवृत्ति का हॉर्न बजाते हुए एक बस की ओर गति कर रही है। कार के ड्राइवर को इस हॉर्न की गति की जो आवृत्ति है वो 680 हर्ट्ज प्रतीत होती है। यानी कि उसने बजाया तो कितना 640 हर्ट्ज का, लेकिन उसको आभासी आवृत्ति कितनी सुनाई दे रही है 680 का। तो यदि वायु में ध्वनि का वेग 340 मीटर पर सेकंड हो तो बस का वेग क्या होगा, लगाओ दिमाग, करो। इसमें भी क्या होगा, आभासी आवृत्ति कैसी सुनाई दे रही है आपको, पहले 640 थी, फिर क्या हो गई 680, इसका मतलब क्या हुई, बढ़ी, है ना। तो जब आवृत्ति आभासी आवृत्ति बढ़ी हुई लेनी हो तब हमेशा हम क्या करेंगे, ऊपर प्लस और नीचे माइनस, है ना। तो फॉर्मूला तो वही बनना है, लगाओ फॉर्मूला।
देखो साहब क्या आएगा, एन डैश बराबर एन वी प्लस वी ज़ीरो अपॉन वी माइनस वी एस। ओके, तो एन डैश कितना दे रखा है आपको, दे रखा है, रख देते सीधी वैल्यू 680 बराबर मूलावर्ती कितनी है, बजाय कितने का था 640, वी कितना दे रखा है 340 प्लस वी ज़ीरो यानी क्या है, सुनने वाला कितनी आवृत्ति दे रखी है उसकी, गति कितनी दे रखी है उसकी 17 मीटर प्रति सेकंड बटा वी कितना है 340 माइनस वी एस, तो वी एस आपको ज्ञात करना है, वी एस आपको ज्ञात करना है। ठीक साहब, समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ। आभासी आवृत्ति आपको बड़ी हुई लेनी हो तो हमेशा क्या करोगे, ऊपर प्लस और नीचे माइनस, बस इतना आपको ध्यान रखना है, सीधा आपका फॉर्मूला बन जाएगा। ओके साहब, बस अब इसको जोड़ बाकी गुणा भाग करोगे, इसके अंदर मैं पूरा कैलकुलेशन जोड़ बाकी गुणा भाग समझाने बैठूंगा तो एक क्वेश्चन में ही अपना आधा घंटा निकल जाएगा, है ना। तो आप थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे साहब, कैलकुलेटर का उपयोग बिल्कुल ना करें, खुद से प्रैक्टिस करें, है ना। तो ये आपका वी एस बन जाएगा, लगभग आएगा 68/17, यानी कि ये बनेगा आपका 4 के आसपास। तो देखो ऑप्शन क्या आ रहा है, ये 4 मीटर प्रति सेकंड। ओके, इक्वेशन इजीली बन जाएगी, जो कट रहा हो उसका काट देना, और आपको वी एस निकालना है तो उसको एक तरफ रहने देना, बाकी सारे दूसरी तरफ पक्षांतरण करके ले जाना, और इजीली आपका जो कट रहा है कट जाएगा और आंसर आ जाएगा, है ना। तो थोड़ा आप प्रैक्टिस जरूर करेंगे तो आपसे इजीली हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, एक ध्वनि स्रोत स्थिर श्रोता की ओर गति कर रहा है, तो श्रोता को ध्वनि की आवृत्ति की 3 गुनी सुनाई देती है, 3 गुनी सुनाई दे रही है, तो ध्वनि का वेग v मीटर प्रति सेकंड हो तो जो स्रोत है उसकी चाल क्या होगी। लगाओ दिमाग, क्या करेंगे साहब, क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्वनि का जो स्रोत है वो स्थिर श्रोता की ओर गति कर रहा है, यानी कि जो श्रोता है वो तो खड़ा है लेकिन जो स्रोत है वो उसकी तरफ गति कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे भी जो आभासीय आवृत्ति होगी उसको बढ़ती हुई सुनाई देगी, तो यहाँ पे वो भी दे रखा है आपको कि जो श्रोता को ध्वनि की आवृत्ति है वो कितनी सुनाई दे रही है, 3 गुनी आवृत्ति सुनाई दे रही है ना। यानी कि अगर मैं मान लूँ कि मूल आवृत्ति n है तो सुनाई देने वाली आभासीय आवृत्ति कितनी होगी 3n। तो इसके अंदर आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, ध्वनि स्रोत की चाल क्या होगी, है ना। ध्वनि स्रोत की चाल क्या होती है वी एस, तो आपको यहाँ पे क्या निकालना है, वी एस की वैल्यू निकालनी है। तो फॉर्मूला आपका वही एन डैश बराबर एन वी प्लस वी ज़ीरो अपॉन वी माइनस वी एस। ओके, तो एन डैश में सीधा वैल्यू रख देता हूँ, जो आभासी आवृत्ति होगी वो कैसे सुनाई देगी आपको 3 गुनी, है ना, 3 गुनी का मतलब 3n बराबर एन वी प्लस वी ज़ीरो, तो प्लस वी ज़ीरो क्या है, श्रोता, जो श्रोता तो इसका मतलब चुपचाप खड़ा है, इसका मतलब उसका वेग कितना हो गया 0 अपॉन वी माइनस वी एस, तो वी एस आपको निकालना है, तो ये वी एस हमने रख दिया। बस इसके अंदर अब आप इसको सॉल्व करो और निकालो वी एस की वैल्यू क्या हो जाएगी। देखो एन से एन तो काट दो, ठीक है, इसका इधर गुणा करा दो, पक्षांतरण करके गुणा करा देंगे, क्या हो जाएगा 3v माइनस 3vs बराबर v। तो अब क्या हो जाएगा, इसको इधर ले आओ तो ये आ जाएगा 3v माइनस वी बराबर 3vs, तो ये आ जाएगा vs बराबर आ जाएगा 3 बटा, नहीं 2 इधर आएगा 2v अपॉन 3, तो vs आ जाएगा आपका 2v/3। देखो ऑप्शन, ऑप्शन आ रहा है हमारा 2v/3, यानी कि ऑप्शन ए 2v/3। क्लियर, समझ में आया। नेक्स्ट देखो, ऐसे ऐसे कई क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन तो भरमार हैं, कुछ क्वेश्चन अपन ने लिए हैं, बाकी क्वेश्चन आप खुद प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे इजीली सब हो जाएगा, है ना। बेसिक एक फार्मूला ध्यान रखना है, बाकी सारा आप इजीली फार्मूला उन कंडीशन के हिसाब से बना लोगे, है ना। नेक्स्ट देखो, ध्वनि स्रोत किसी स्थिर श्रोता की ओर गति जो कर रहा है, स्थिर श्रोता की ओर ध्वनि की चाल 1/10 चाल से गति कर रहा है, यानी कि जो ध्वनि की चाल होती है ना, उसका 1/4 से गति कर रहा है, 1/10 चाल से गति कर रहा है, तो आभासी आवृत्ति का जो वास्तविक आवृत्ति से अनुपात क्या होगा। थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा है, मतलब इसमें कोई वैल्यू नहीं दी है, आपको कुछ सॉल्व नहीं करना है, लेकिन क्वेश्चन अच्छा है, लगाओ दिमाग।
देखिए साहब, यहाँ पे भी वही बात, फॉर्मूला तो वही बनेगा आपका, n बराबर एन वी प्लस वी ज़ीरो अपॉन वी माइनस वी एस। ठीक साहब, यहाँ पे आपको आभासी आवृत्ति और वास्तविक आवृत्ति का अनुपात पूछा है, इसका मतलब दोनों को भाग में ले लेते हैं, यानी कि ऐसे हम लिख देते हैं, तो इन दोनों का जो भी वैल्यू आएगी वो उनका अनुपात होगा, है ना। अब यहाँ पे v प्लस वी ज़ीरो, तो आपका जो श्रोता है वो तो खड़ा है ना, इसका मतलब वो उसकी वैल्यू क्या आ गई, ज़ीरो, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, अपॉन v माइनस वी एस। अब वी एस जो आपका जो स्रोत है उसकी गति आपको दी नहीं है, लेकिन उन्होंने ये बोला है कि जो ध्वनि का वेग होता है उसका 1/10 कर देना, तो आपका जो वी एस होगा वो आ जाएगा, है ना। तो हमने यहाँ पे क्या किया, जो ध्वनि का वेग है v, उसका 1/10 कर दिया। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। बस अब इसको सॉल्व करो तो कितना आता है देखो, तो एन डैश अपॉन एन कितना आता है, ये इसको सॉल्व करेंगे, v अपॉन ये आ जाएगा 10v माइनस वी, तो ये आ जाएगा आपका v अपॉन 9v/10, तो ये आ जाएगा एन डैश बराबर कितना आ जाएगा, v से तो v कट जाएगा और ये आ जाएगा 10/9, तो आपका अनुपात क्या आ जाएगा, 10:9। देखो ऑप्शन 10:9 यानी कि 10/9। क्लियर, समझ में आया। आगे देखो, माना कि किसी दिए गए ताप पर हवा में ध्वनि की चाल 400 मीटर प्रति सेकंड है। एक इंजन जो 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग से श्रोता की ओर जा रहा है 1200 हर्ट्ज आवृत्ति की सीटी बजाता है, तो श्रोता द्वारा सुनी गई आभासी आवृत्ति क्या होगी, है ना। तो ये तो वही बार बार करते जो है, जो हम आए हैं बार बार वही, तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे साहब। बताओ, देखो इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर भी जो इंजन है वो श्रोता की ओर जा रहा है, तो सीधी सी बात है आभासी आवृत्ति बढ़नी है, तो वही ऊपर प्लस नीचे माइनस। अब इसके अंदर जो आप श्रोता है मतलब जो सुनने वाला है, ये थोड़ा हिंदी में कंफ्यूज हो जाते हैं, श्रोता ने सुनने वाला ने, है ना। तो आप थोड़ा आसानी से समझो कि एक तो है बजाने वाला, तो जो है आपका इंजन, है ना, और एक जो व्यक्ति सुनने वाला है। तो जो आपका जो सुनने वाला है यानी कि जो श्रोता है उसकी ओर जा रहा है इंजन, है ना, यानी कि इंजन तो गति कर रहा है और भाई साहब ये तो यहाँ पे खड़े हैं। ठीक साहब, तो आपका फॉर्मूला तो बन गया एन डैश बराबर v प्लस वी ज़ीरो बटा v माइनस वी एस इंटू एन। क्लियर। अब इसके अंदर आपको एन डैश यानी कि आभासी आवृत्ति तो निकालनी है। मूल आवृत्ति कितनी दे रखी है आपको यहाँ पे 1200 हर्ट्ज, तो ये हो गया 1200 इंटू वी कितना दे रखा है साहब, ध्वनि की चाल कितनी दे रखी है 400 प्लस वी ज़ीरो, तो यानी कि जो सुनने वाला है उसकी गति, तो सुनने वाला तो खड़ा है चुपचाप, तो उसकी गति क्या हो गई 0 अपॉन 400 माइनस वी एस, यानी कि जो सीटी बजा रहा है यानी कि जो इंजन है उसकी गति, तो उसकी गति कितनी दे रखी है आपको 100 मीटर प्रति सेकंड, तो हमने लिख दिया 100। बस अब इसको सॉल्व कर लेना, 400 में से 100 जाएगा कितना आ जाएगा 300, यानी ये आ जाएगा 4/3, 3 से 1200 कट जाएगा 4 बार, और 4 इंटू 4 हो जाएगा 16, यानी कि 1600 आपका आंसर आएगा। तो देखो कितना आ रहा है आंसर, 1600 आंसर आ गया, यानी कि ऑप्शन डी 1600 हर्ट्स। ओके, क्लियर करें आगे साहब। देखो काफ़ी क्वेश्चन लिए हैं ताकि आपका दिमाग में कोई भी कीड़ा न रहे, कोई भी अगर गलती होती है तो इतने क्वेश्चन में वो गलती दूर हो ही जानी चाहिए। ठीक साहब, इसलिए इसमें क्वेश्चन 2-4 अपन ने ज़्यादा ही लिए हैं। अब देखो 100 हर्ट्ज आवृत्ति वाले ध्वनि स्रोत से एक श्रोता 33 मीटर प्रति सेकंड के वेग से दूर जा रहा है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है साहब, दूरियां बढ़ रही हैं, है ना, हमेशा पास आ रहे थे, अब क्या हो रहा है, अब दूर जा रहा है, उसे छोड़कर दूर जा रहा है। यदि ध्वनि की चाल 330 मीटर प्रति सेकंड हो तो आभासी आवृत्ति क्या होगी। अब देखो साहब क्या करेंगे, इसके अंदर जो स्रोत है 100 हर्ट्ज आवृत्ति का जो स्रोत है वो श्रोता एक श्रोता जो 33 मीटर प्रति सेकंड के वेग से दूर जा रहा है। अब यहाँ पे आपका जो स्रोत है वो तो खड़ा है और जो श्रोता है जो सुनने वाला है वो दूर जा रहा है। तो अब इसके अंदर क्या बनेगा फॉर्मूला, देखो एन डैश बराबर एन, अब ऊपर क्या होगा, प्लस आएगा या माइनस,
अब आएगा ऊपर माइनस, क्यों? क्योंकि वो उससे दूर जा रहा है, तो दूर जा रहा होगा तो जो आभासी सुनाई देगी उसको आवृत्ति वो कम होगी, है ना, जो मूल आवृत्ति होगी उसकी कम सुनाई देगी। तो कम सुनाई देने के लिए अपन ऊपर तो करेंगे माइनस, अरे हाँ हो जाए भाई, ऊपर तो करेंगे माइनस, ये वी बनता नहीं है यार, इसमें क्या चक्कर है बताऊँ मैं आपको? चलो नहीं बताना है। हाँ देखो, दिक्कत ये होती है कि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और पंखा कूलर कुछ लगा नहीं सकते क्योंकि साउंड बैकग्राउंड बहुत दिक्कत करेगा, तो उस कारण फिर हम हालत ख़राब हो जाती है, पसीना पसीना हो जाता है, तो उंगलियां भी एकदम गीली हो जाती हैं, तो फिर स्क्रीन के ऊपर चल पाती नहीं है। चलो ठीक है, आपको इससे कोई लेना देना है नहीं। हाँ, आप पढ़ें, मेहनत करें। देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे ऊपर आएगा V0, नीचे आएगा VS। बस आपको ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे ऊपर होगा माइनस, नीचे होगा प्लस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सुनने वाला है वो उससे दूर जा रहा है, और दूर जाएगा तो जो आभासी आवृत्ति है वो जो सुनाई देगी वो मूल आवृत्ति से कम वाली सुनाई देगी, इसलिए। ओके साहब, बस अब ये फॉर्मूला है, इसके अंदर वैल्यू रखेंगे। देखो क्या करेंगे, एन डैश बराबर एन वी माइनस V0 बटा V प्लस VS। ओके, अब लगाओ वैल्यू, आभासी आवृत्ति निकालनी है। एन डैश बराबर मूल आवृत्ति कितनी दे रखी है 100, V कितना दे रखा है 330, माइनस V0 कितना दे रखी है इसकी वैल्यू 33, बटा V कितना है 330, प्लस जो जिससे आवाज़ निकल रही है वो तो चुपचाप खड़ा है, इसका मतलब उसकी वेग कितना हो गया 0। बस अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा साहब, ये 100 इंटू 200 297 है ना, 297 इंटू 100 अपॉन 330। बस इसको सॉल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा 90 हर्ट्स, है ना, आवृत्ति है तो मात्रक हर्ट्स, इसका मात्रक आ गया आपका 90 और हर्ट्स। ओके क्लियर। लास्ट क्वेश्चन देखो साहब, क्वेश्चन काफ़ी हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं, इसके अंदर थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये भी देखना। 1 किलोमीटर दूर स्थित दो ध्वनि स्रोत, अब इसके अंदर स्रोत कितने हैं, दो। एक की आवृत्ति 330 है, जिसमें एक श्रोता पहले स्रोत से, अच्छा दोनों की 330 है, दोनों ध्वनि स्रोतों की आवृत्ति 330, ठीक है सेम है, आपको आवृत्ति है 330। इसके अंदर जो श्रोता है वो पहले स्रोत से तो दूसरे स्रोत की और 2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गति कर रहा है, तो इसे सुनाई पड़ने वाले विस्पंदों की संख्या क्या होगी? ध्वनि का वेग आपको दे रखा है। अब थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा है, चाहें तो दिमाग लगाएं, प्रयास करें, नहीं तो सॉल्यूशन देखो। यहाँ पे क्या हो रहा है, दो स्रोत है ना, ये स्रोत नंबर 1, ये स्रोत नंबर 2, ठीक है, एस एस लिख देता हूँ, स्रोत है। अब सुनने वाला जो भी कोई व्यक्ति है वो ये रहा, राम श्याम घनश्याम। ये जो है वो भाई साहब एक स्रोत से दूसरे स्रोत की ओर जा रहे हैं, किस स्पीड से, 2 मीटर प्रति सेकंड से, ठीक साहब। इसका मतलब ये होता है कि जो पहले स्रोत से जो उसको आवृत्ति सुनाई देगी, मूल आवृत्ति की कैसी सुनाई देगी, उससे तो क्या हो रहा है, ये दूर जा रहा है ना, नंबर 1 से तो ये दूर हो रहा है, और नंबर 2 की और जा रहा है, इसका मतलब उसके तो पास होता जा रहा है, 2 नंबर के तो पास में होता जा रहा है, और 1 नंबर से दूर होता जा रहा है। तो जो फर्स्ट नंबर वाले में लेंगे हम, वो कैसे लेंगे, जब स्रोत श्रोता मतलब जो श्रोता है वो स्रोत से दूर जा रहा है ना, यानी दूर जा रहा है, मतलब फॉर्मूला क्या बनेगा, तो नंबर 1 के लिए फॉर्मूला बना देते हैं हम, एन डैश 1 के लिए क्या आएगा, इसमें जब दूर जाता है, जब आभासी आवृत्ति आपको कैसी सुनाई देगी, मूल से कम, है ना, तो जब मूल से कम सुनाई देती है तो हम ऊपर माइनस करेंगे, तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला बनेगा ये। समझ में आया क्या किया, पहले से दूसरे की ओर जा रहा था, इसका मतलब जो ये भाई है सुनने वाला, इसको पहले वाले से तो जो आवृत्ति होगी वो कम सुनाई देगी क्योंकि वो उससे दूर होता जा रहा है ना, तो जो आभासी आवृत्ति होगी वो हमको मूल से कम सुनाई देगी, इसलिए आभासी आवृत्ति को कम करने के लिए हमने ऊपर माइनस और नीचे प्लस किया है। बस अब इसके अंदर वैल्यू रखो, निकालो क्या आएगा, एन डैश 1 की वैल्यू आएगी, एन डैश 1 की वैल्यू आएगी 330, 330 माइनस 2/330 प्लस 0, है ना, यानी कि जो
आवाज़ निकल रही है, वो तो खड़ा है चुपचाप, इसलिए उसकी जगह हमने क्या रखा है 0। बस अब इसको सॉल्व करो, कितना आ जाएगा 330 इंटू 328 बटा 330। तो ये कट गया 330 और आ गया आपका 328 हर्ट्स। ठीक है, ये आया पहले वाले के लिए। अब देखो सेकंड वाले के लिए। अब जो सेकंड वाला है उसके तो पास में जा रहा है, इसका मतलब जो आभास की आवृत्ति आपको सुनाई देगी सेकंड के लिए वो कैसी होगी, पहले वाले से, मतलब जो मूल आवृत्ति होगी उससे ज़्यादा, है ना। तो ज़्यादा करने के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर प्लस नीचे माइनस। ठीक, तो क्या हो जाएगा, लगाओ कितना आ जाएगा, मूल आवृत्ति कितनी देर की है 330, v कितना आ गया आपका वही 330 प्लस कितना है v0 कितना देर का है साहब 2 बटा 330 माइनस 0। बस अब इसके अंदर रखो, सॉल्व करो, कितना आ जाएगा, ये 330 से 330 कट जाएगा और ये कितना आ जाएगा 332। अब आपको पूछा क्या है इन्होंने, विस्पंद निकालने है ना। तो विस्पंद हमेशा आपको निकालने के लिए क्या करना होता है, जो दोनों आवृत्तियां आपने सुनाई दी है उनका आप डिफरेंस निकाल लो तो आपको विस्पंद सुनाई दे जाएंगे, पता पड़ जाएगा कितने हैं विस्पंदों की संख्या। तो 332 तो आया आपका N2 और पहले कितना आया था 328, तो दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा 4। तो आपका आंसर देखो ऑप्शन कितना आ रहा है, ऑप्शन में आ गया आपका बी 4। ओके, तो ये आपका आंसर। क्लियर, समझ में आया। बेसिक तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि अगर दूर जा रहा है तो मुझे क्या करना है और पास में आ रहा है तो क्या करना है। ठीक, तो इतने क्वेश्चन से तो आपको आई होप समझ में आ ही जाएगा कि क्या करना है। नहीं आता है तो आप एक बार और देखें और ख़ुद से एक बार प्रैक्टिस करें तो इजीली आपसे हो जाएगा। ठीक साहब, धन्यवाद। अपना ध्यान रखो, प्रकृति का ध्यान रखो, मस्त रहो, खुश रहो, धन्यवाद।